हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में सातवाहन वंश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद सातवाहन वंश नाम की भी कोई चीज़ होती है, मतलब सारे फैक्ट आपको जबान पर याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हम लोग कहानी के साथ सारी चीज़ों को समझते हुए आ रहे हैं। और आप सभी लोगों को पता है लूसेंट जीके की पूरी प्लेलिस्ट करवा रहा हूँ दोस्तों। लूसेंट के एक एक टॉपिक, एक एक फैक्ट को फ्लो चार्ट व डायग्राम से हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग सातवाहन वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सातवाहन वंश को समझना है तो बिल्कुल कहानी के साथ समझिएगा। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने बात किया था शुंग वंश के बारे में। अब शुंग वंश का जो अंतिम राजा होता है उसी की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? उसकी हत्या होती है सिमुक के द्वारा। तो सिमुक जो है ये महान व्यक्ति थे जो है आपके सातवाहन वंश में। सिमुक के द्वारा ही जो है सातवाहन वंश की क्या होती है, स्थापना होती है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि सातवाहन वंश बना कैसे आखिर। तो इसके पहले शुंग वंश चल रहा था। अब देखिए कहानी आप समझिए। पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ लिए। मौर्य साम्राज्य का जैसे ही अंत हुआ तो मौर्य साम्राज्य के जो लास्ट राजा होते हैं बृहद्रथ, उनकी हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग और वो स्थापना करता है शुंग वंश की। अब शुंग वंश जो है कई वर्षों तक चलता है और शुंग वंश के जो अंतिम राजा होते हैं देवदूत, उनको जो है मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है सिमुक के द्वारा। तो सिमुक जो है वो स्थापना करते हैं सातवाहन वंश की। और सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, पूरे भारत में प्रथम एक ऐसा जो है वंशावली आपको मिलेगा सातवाहन वंशावली, जो कि सबसे ज़्यादा जो है इसी के राजा सबसे ज़्यादा जो है भारत पर राज किए हैं। कितने सालों तक? 280 सालों तक जो है सातवाहन वंश चला है। तो सारी जानकारी लेंगे हम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए फ्लो चार्ट आप समझिए। सातवाहन वंश की स्थापना कैसे हुई? सिमुक के द्वारा हुई। सिमुक ने हत्या कर दी शुंग वंश के अंतिम राजा की, वो उसके बाद सातवाहन वंश बनाया। अब पढ़ना क्या क्या है, देखिए सातवाहन वंश जो है बहुत बड़ा जो है वंश है, बहुत बड़ा जो है समय तक का वंश है। तो इस वंश में हम कुछ प्रमुख राजा के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख राजा में कौन कौन से राजा हैं वो जो है आपके सामने लिखा है, एक बार पढ़िएगा। तो सबसे पहले दोस्तों सिमुक के बारे में हमने जान लिया। सिमुक जो है संस्थापक थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा नहीं है। सातकर्णी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हाल जो है ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने किताब लिखी थी, ये बहुत बड़े साहित्यकार थे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, बात करें अगर सातवाहन वंश की दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रतापी राजा अगर कोई था तो वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी का ये देन था कि पूरे सातवाहन वंश जो है इतने वर्षों तक चला, क्योंकि उसका जो राज करने का तरीका था वो बहुत ही प्रतापी राजा था, मतलब बहुत लड़ाकू राजा था, किसी से डरता नहीं था बिल्कुल भी। तो इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बारे में अध्ययन करेंगे। यज्ञश्री पुलमावी के बारे में अध्ययन करेंगे। पुलमावी चतुर्थ, और यही जो है आपके अंतिम शासक बनेंगे। अब देखिए सातवाहन वंश के जो शासक लिखे हुए हैं ये जो है टोटल शासक नहीं है, ये कुछ प्रमुख शासक हैं जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो कैसे याद करेंगे इनका नाम? सर इतना अजीब अजीब नाम आप बता रहे हैं, हमने तो अभी तक लूसेंट पढ़ा नहीं, इतना वंश पढ़ा दे रहे हैं, इतना राज्य पढ़ा दे रहे हैं, हमें तो याद ही नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें कुछ ऐसे नेम आपको मिलेंगे जो रिपीटेड होंगे। और सातवाहन वंश की एक प्रथा थी कि माता के नाम पर ही जो है राजा का नाम जो है रखा जाता था। जैसे आपकी मम्मी का नाम गौतमी है तो आपको बोला जाएगा गौतमी पुत्र विशाल, आपका नाम अगर विशाल है तो। उसी तरह से मिलेंगे वशिष्ठी पुत्र, तो माता का नाम वशिष्ठी है तो उनके पुत्र पुलमावी। यज्ञ है माता का नाम तो यज्ञश्री पुलमावी। तो इस तरह से नाम भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए आसानी से याद करिएगा। पहले तो आप याद कर लिए सिमुक, तो ये तो याद ही हो गया कि सिमुक जो है वो संस्थापक हैं, तो संस्थापक को तो याद ही कर सकते हैं आप। सातकर्णी एक हैं, इनको सातकर्णी प्रथम कहा जाता है। और एक दूसरे सातकर्णी हैं, उनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि सातकर्णी के मम्मी का नाम गौतमी है और गौतमी के पुत्र हैं सातकर्णी। तो पहले तो सातकर्णी अलग प्रथम है, दूसरे सातकर्णी है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो दो तो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पुलमावी
पुलमावी और पुलमावी, तीन तो पुलमावी हैं। एक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी है, यानी कि इनके मम्मी का नाम वशिष्ठी है तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हो गया। और एक है यज्ञश्री पुलमावी, तो इनकी मम्मी का नाम यज्ञ है तो यज्ञश्री पुलमावी हो गया। ठीक है, अब मम्मी का नाम तो नहीं, पापा का नाम ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। पुलमावी चतुर्थ, तो ये अंतिम राजा बनेंगे। तो आप आई होप ऐसे लिंक करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सातवाहन वंश के हमने राजाओं के बारे में देख लिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में सातवाहन वंश पूरा खत्म कर दूंगा मैं, चाहे वीडियो 10 मिनट की बने चाहे 20 मिनट की बने। मेरा उद्देश्य दोस्तों यही है कि वीडियो छोटी हो या बड़ी हो, आपको टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको छोटी छोटी वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ 15 मिनट 20 मिनट, ताकि आपको बोरियत ना फील हो। आप लुसेंट, क्योंकि लुसेंट फैक्ट से भरा हुआ है दोस्तों, और लुसेंट को कहानी बनाने में सोचिए 20 मिनट वीडियो बनानी पड़ती है, उसमें करीब मुझे 4 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। 4 घंटे में रगड़ता हूँ, दूसरे जगह से पढ़ूंगा, किताबों को पढ़ूंगा, हिस्ट्री की बुक लिया हूँ, हिस्ट्री को बुक को पढ़ूंगा, उसके बाद फिर डिकोड करता हूँ, तब जा करके दोस्तों कहीं ना कहीं ये नोट्स बनता है। और इसको बनाने के लिए, और इसका मैं PDF भी जो है आपको दोस्तों, इस पर वर्क चल रहा है मेरा। PDF में क्या होगा, इसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, जो है सिस्टम पे सब लिखा रहेगा, यानी कि सारी चीज़ें लेटर में लिखी रहेंगी सिस्टम पे, और साथ में आपको चित्र वगैरह भी मिलेगा, तो डिज़ाइन वगैरह सब ऐसे ही रहेगा। तो उसका उस पर वर्क चल रहा है मेरा, तो जल्दी ही मैं टेलीग्राम पे जो है उसका PDF अपलोड करूँगा, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, और इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं पहले सातवाहन वंश के परिचय के बारे में, इसको इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। भाई आखिर कुछ तो जानकारी आपको पता होनी चाहिए ना सातवाहन वंश के बारे में। तो देखिए सबसे पहली जानकारी निकल के आती है कि सातवाहन वंश जो था वो किस वाले एरिया में था, किस क्षेत्र में था, तो वो था महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। अब देखिए हम लोग पहली वाली वीडियो में पढ़ रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का जैसे ही अंत होता है तो मौर्य साम्राज्य 2 गुटों में बंट जाता है, एक तो देसी ब्राह्मण साम्राज्य में, और दूसरा जो है बंटता है आपके विदेशी आक्रमणकारी जो आते हैं वो जो है अपना एक साम्राज्य हासिल करते हैं। तो अभी हम लोग अपने देसी ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। तो देसी ब्राह्मण साम्राज्य में एक वंश हमने पढ़ लिया शुंग वंश, अब दूसरा पढ़ रहे हैं सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश जो इलाका था, सातवाहन वंश जो राजा पूरा राज्य था, सातवाहन वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो वो फैला हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, इसीलिए इसका नाम आंध्र सातवाहन भी निकल करके आता है। तो अभी बात हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश वाले इलाके में था इसीलिए इसका नाम आंध्र सातवाहन भी आता है। तो पहली चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि सातवाहन वंश जो है इसका जो एरिया है दोस्तों वो जो है किस एरिया में था, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत में सर्वाधिक समय तक शासन का प्रथम वंश अगर माना जाए तो वो है सातवाहन वंश, लगभग 280 वर्ष तक जो है इस पे राजाओं ने राज किया है। तो ये जीके आप जो है बिल्कुल याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कौन सा प्रथम राजवंश है जो सबसे अधिक समय तक क्या किया है, राज किया है, तो उसका नाम है सातवाहन वंश। कितने वर्षों तक किया है दोस्तों, 280 वर्षों तक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए आंध्र सातवाहन इसका नाम कैसे आया, आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है। तो बहुत सारे पुराणों में लिखा गया है इसका नाम आंध्र, क्या लिखा है आंध्र, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश वाले इलाके में था। अब पुराण की बात करें तो पुराण में निकल के आता है दोस्तों सबसे प्राचीनतम पुराण जिसका नाम है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण जो है उसमें आंध्र सातवाहन की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है, अभी मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। अभी समझिए सिर्फ आंध्र सातवाहन बना कैसे। तो पुराण में जो है इसका नाम मिलता है आंध्र, और बहुत सारे अभिलेख भी इन्होंने लिखवाए हैं। तो जो है आपके रुद्रदामन तो इसमें नहीं मिलेंगे, तो शक शासक थे। तो आपका अभिलेख भी अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से अभिलेख मिले। उस अभिलेख में क्या मिलता है, सातवाहन मिलता है। तो आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, तो पुराण और अभिलेख को मिला करके इसका नाम रखा गया आंध्र सातवाहन साम्राज्य, या आंध्र सातवाहन साम्राज्य नहीं बोलेंगे, आंध्र सातवाहन वंश बोल सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए बात करें मत्स्य पुराण की, तो हम सभी लोग मतलब पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में कि मत्स्य पुराण जो है, जब मैं पुराण पढ़ा रहा था तो बहुत सारे पुराण थे, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। तो सबसे प्राचीनतम पुराण अगर देखा जाए तो वो है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में ही दोस्तों सातवाहन वंशावली की जानकारी मिलती है, यानी कि सातवाहन राज्य के बारे में जो जो घटना हुई थी वो सारी वंशावलियाँ, कैसे राजा बनते थे लोग,
मतलब सातवाहन वंश की जो कहानी है ना वो किस में मिलती है, वो मत्स्य पुराण में मिलती है। पुराण एक किताब है, तो मत्स्य पुराण में आपको सातवाहन वंश की कहानी मिलेगी। तो ये सब परिचय है कि जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है, सातवाहन वंश कितने वर्षों तक राज किया है, किस एरिया में फैला हुआ था, तो ये सब क्या है, ये सब इसका परिचय है सातवाहन वंश का। अभी हम राजाओं के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सातवाहन वंश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो राजकीय भाषा थी, जिसपे जो है कारोबार वगैरह होता था, मान लीजिए राजा हैं तो राजा किस तरह से बात करते थे, या कुछ लिखवाना रहता है तो किस लिपि में लिखवाते थे, उसके बारे में देखिए। तो राजकीय भाषा जो है वो थी प्रकृत भाषा, यानी कि अगर आप राज व्यवस्था में बैठे हुए हैं तो आपको प्रकृत भाषा में बात करना होता था, यानी कि राजकीय भाषा अगर पूछेगा तो प्रकृत, सिंपल सा आप याद कर सकते हैं। और इसकी जो लिपि थी दोस्तों वो थी ब्राह्मी लिपि, क्योंकि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य में जितने भी अभिलेख मिले हैं अशोक के, तो जो भारत में मिले हैं अभिलेख वो सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और पाकिस्तान में लिखे हैं तो वो जो है खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो आप सभी को पता है कि जो ये सातवाहन वंश था ये भारत में ही है भाई, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कहाँ है, अपने भारत में है। तो भारत में अगर ये सातवाहन वंश है तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो लिपि होगी वो ब्राह्मी लिपि ही होगी। तो इस वंश में भी कौन सी लिपि मिलती है, ब्राह्मी लिपि मिलती है। तो आई होप आपको परिचय क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिमुक के बारे में, हमें नहीं पढ़ना, सिमुक के बारे में बस इतना जानकारी रखनी है कि ये जो है भाई साहब क्या थे, संस्थापक थे सातवाहन वंश की। बात करते हैं सातकर्णी के बारे में, उसके बाद हाल के बारे में। बहुत प्रमुख जो है साहित्यकार माने जाते हैं, इन्होंने किताबों भी लिखी हैं, इसके समय में 2-3 लोग और किताब लिखे, उनकी भी जानकारी लेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की क्या कहानी है पूरे इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। तो टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों अब पढ़ते हैं आगे की कहानी को। दोस्तों बहुत छोटे छोटे पॉइंट, 2-2 3-3 पॉइंट हैं सभी राजाओं के बारे में, जो कि आपको पता ही होना चाहिए, आपकी जबान पे रटा होना चाहिए। बिल्कुल कहानी के साथ आपको मैं समझाता हूँ। देखिए अगर सातकर्णी के बारे में आपको जानना है तो क्या आपके लिए कहानी बनेगी। देखिए कहानी ये है कि सबसे पहले इनके पत्नी के बारे में आप पढ़िए, क्योंकि उनकी पत्नी ने क्या बनवाया था, एक जो है अभिलेख बनवाया था, और वो अभिलेख में कुछ जानकारी मिलती है, उसी जानकारी को आपको समझना है। देखिए कहानी समझिए। सातकर्णी का विवाह होता है किसके साथ, नागणिका नाम की एक लड़की है, उसके साथ जो है उनकी क्या होती है, शादी होती है। अब ये भी बन गई महारानी। अब महारानी बन गई तो इनका जो है क्या बना, एक अभिलेख बना। इन्होंने एक अभिलेख का निर्माण करवाया जिसका नाम है नाना घाट अभिलेख। क्या नाम है दोस्तों, नाना घाट अभिलेख, ठीक है। तो विवाह होता है सातकर्णी का किसके साथ, नागणिका के साथ। नाना घाट अभिलेख का निर्माण होता है। चलिए अभिलेख का निर्माण हो गया तो अभिलेख में कुछ लिखा भी गया होगा ना, तो लिखा ये गया है कि नाना घाट अभिलेख में सातकर्णी ने जो है क्या करवाया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक जो है राजसूय यज्ञ करवाया था। और उस यज्ञ में क्या कहा था सातकर्णी कि अब जो है आज से हम सातवाहन शासक सातकर्णी आज से जो है ऐलान करते हैं कि ब्राह्मणों को क्या किया जाएगा, भूमि दान दिया जाएगा। तो सातकर्णी क्या करता है, तभी से भूमि दान की प्रथा जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है। क्या किया, ये एक ब्राह्मण को अश्वमेध यज्ञ करवाया, उसमें एक ब्राह्मण को एक गांव पूरा इनाम में दे दिया, कहा कि ले जाइए राज करिए। अब वहीं से धीरे धीरे क्या होगा, जमीन जो है आपका जो है भूमि दान का स्टार्ट हो जाता है प्रचलन। तो सबसे पहली बात तो आपको ये रखनी है यार कि इनकी शादी होती है भाई साहब की नागणिका के साथ। तो ये नाना घाट का अभिलेख का निर्माण करवाती हैं। उस नाना घाट अभिलेख में सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक राजसूय यज्ञ किया है, इसकी जानकारी मिलती है। तथा और पता चलता है ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा, यानी कि ब्राह्मणों को भूमि दान करना चाहिए, ये प्रथा कहाँ से आता है, सातवाहन वंश से आता है। तो आई होप क्लियर, जिसका लिखित प्रमाण नाना घाट अभिलेख में है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कैसे चीज़ों को याद करना है। तो सातकर्णी आपको समझ में आ गया, और यहीं के यही दोस्तों याद कर लीजिए और इसका नोट्स बनाइए। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अच्छा अब पढ़ लेते हैं दूसरे राजा हाल के बारे में। तो इनका नाम ही है हाल, तो इनसे हाल चाल ले लेते हैं। तो ये क्या थे, ये बहुत ही प्रमुख साहित्यकार थे। ये किताबें लिखना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने किताबें लिखा, तो इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है दोस्तों गाथा
गाथा सप्तशती, जो कि क्या है, प्रेम कथा है। तो लव स्टोरी लिखा है इन्होंने। तो लव स्टोरी लिखा है किस नाम का दोस्तों, गाथा सप्तशती नाम का, जो कि प्रकृत भाषा में है। तो ये याद रखिएगा कि जो महान हाल था वो क्या था, वो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वो जो है गाथा सप्तशती नाम की एक प्रेम कथा लिखे हैं, किताब लिखे हैं, जो कि प्रकृत भाषा में है। और इन्हीं के समय में एक और व्यक्ति था, उसने क्या लिखा है वो भी समझिए। उसका नाम है गुणाढ्य। देखो क्या अजीब नाम है ना। तो एक बार इसको, कोई बात नहीं, नाम है तो देखना तो पड़ेगा ही। गुणाढ्य जो है ये एक किताब लिखी है जिनका नाम है बृहत कथा। क्या नाम है दोस्तों किताब का नाम है बृहत कथा। और ये भी किस भाषा में लिखी गई है, ये भी प्रकृत भाषा में लिखी गई है। तो हाल के बारे में, हाल के शासनकाल में दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि हाल ने क्या किया था, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती, जो कि एक लव स्टोरी है, प्रकृत भाषा में लिखी गई है। उसके बाद एक दूसरी किताब है दोस्तों बृहत कथा, जो कि गुणाढ्य के द्वारा लिखी गई है, ये भी प्रकृत भाषा में लिखी गई है। तो आई होप आपको सातकर्णी और हाल के बारे में समझ में आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं जो सबसे प्रतापी राजा था सातवाहन वंश का, उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ लेते हैं आगे की कहानी को बिल्कुल आसान तरीके से। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अन्य सातवाहन शासक के बारे में। उसके बाद दोस्तों सातवाहन वंश का अंत हो जाएगा, और वहीं अंत होने के पश्चात सातवाहन वंश जो है वो 4 भागों में बढ़ जाता है। फिर 4 भागों जो है वो आप जो है आगे चल करके आप पढ़ेंगे। वो जो 4 भाग है वो अलग अलग राज्यों में क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद जो है क्या करते हैं, सभी लोग राज करते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो मेरा मार्कर गिर गया, पहले तो उठा लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत ही महान राजा था, ये आपको जानकारी रखनी है कि सबसे महान सातवाहन शासक अगर कोई था तो उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक अभिलेख का निर्माण करवाया था जिसको नासिक का अभिलेख बोलते हैं। नासिक मुंबई के इलाके में पड़ता है, और गौतमी बलश्री अभिलेख भी बोलते हैं। तो 2 नाम है उसके, या तो नासिक अभिलेख बोल लीजिए जो आपको अच्छा लगे, या तो गौतमी बलश्री जो है, अच्छा लगने की बात नहीं है, याद होना चाहिए आपको, दोनों नाम याद होना चाहिए। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री अभिलेख। इस अभिलेख में ये महान राजा के बारे में कुछ लिखा गया है, उसके बारे में जो है आप पढ़िएगा। तो देखिए इसमें लिखा है एकमात्र ब्राह्मण अगर कोई था तो वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बाद ये अद्वितीय ब्राह्मण था, ये भी लिखा गया है। देन लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक अगर कोई था तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और वेदों के आश्रयदाता अगर किसी को कहा जाता है तो उसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि अभिलेख इन्होंने बनवाया था, उस अभिलेख में ये सारी बातें लिखी गई हैं। अच्छा, शक शासक नेहपान को हराया था, तभी तो इतना महान, इतना प्रतापशाली राजा है, तो जरूर कहीं ना कहीं लड़ाई होगी किसी से। तो उस समय जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे, जो कि शक वंश था, तो शक वंश का एक राजा था जिसका नाम था दोस्तों नेहपान। क्या नाम था, नेहपान। और नेहपान को उसने क्या किया था, नेहपान और गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो है बीच भीषण युद्ध होता है, तो उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी जीत जाता है और नेहपान क्या होता है, हार जाता है। तो 3 बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। पहला, ये महान राजा था। दूसरा, अभिलेख में मिले हैं, और जो है नासिक का अभिलेख मिला है, उसमें क्या क्या लिखा गया है कि यह एकमात्र ब्राह्मण था, अद्वितीय ब्राह्मण था। उसके बाद आपका लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक था और वेदों के आश्रयदाता था। और ये जो है शक शासक को हराया था जिसका नाम था नेहपान। तो 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में अध्ययन करें। इनके बारे में मात्र 2 बातें। एक तो इनका अलग नाम था, उसके बारे में अध्ययन करना है, और इनके जो है सिक्के मिले हैं, आपके पुरातात्विक संबंधी स्रोत बोल सकते हैं, उसमें जो है इनके सिक्के मिले हैं। उन सिक्के पे क्या मिला है समझिएगा। तो नाम इनका था आंध्र सम्राट। क्या नाम था दोस्तों, आंध्र सम्राट, क्योंकि ये आंध्र सातवाहन के राजा बने थे। तो
अब कहने के लिए तो सभी लोग आंध्र सम्राट कहलाएंगे, आंध्र सातवाहन सम्राट कहलाएंगे, लेकिन कुछ अभिलेख मिला होगा या कुछ लिंक मिला होगा जिसमें नाम मिला होगा आंध्र सम्राट, इसीलिए स्पेशल इनके लिए बोला गया कि इनका नाम आंध्र सम्राट था। ठीक है, दक्षिणापथेश्वर भी इन्हें कहा जाता था। तो दक्षिणापथेश्वर और आंध्र सम्राट नाम से जानने वाले राजा को क्या बोलते हैं? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ सिक्के मिले इनके, उस सिक्के पे क्या था? 2 पतवार वाली जहाज का चित्र मिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 पतवार वाली जहाज का चित्र वाला सिक्का किस राजा का था? तो ये आप याद रखिएगा, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का। तो आई होप दोस्तों आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी दोनों क्लियर हो गया होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो? और जो है अभी आपको 2 चीज़ें और है, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य सातवाहन शासक के बारे में और कुछ अदर फैक्ट के बारे में, उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद आपका टोटल क्या हो जाएगा, सातवाहन वंश खत्म हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं सातवाहन वंश के अंतिम स्लाइड को, और सातवाहन वंश में जो आगे के अन्य सातवाहन शासक हैं उनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट शासक हैं उसके बारे में देख लेते हैं। और उसके बाद जो पूरा इसका कंक्लूजन है, जो कि अन्य तथ्य अदर फैक्ट में हमने कवर किया है, तो जो चीज़ें बचेंगी आपकी सातवाहन वंश से रिलेटेड वो अन्य तथ्य में आपका लिखा हुआ है। सारी बातों को समझ लेते हैं। तो पढ़िएगा दोस्तों, अन्य सातवाहन शासक में सबसे जो उसके बाद में जो है शासक अगर पढ़ना है अन्य सातवाहन शासक में, तो वो है यज्ञश्री सातकर्णी। क्या नाम है दोस्तों? यज्ञश्री सातकर्णी। क्या इनके बारे में जानकारी रखनी है? इनके बारे में सिर्फ 2 जानकारी रखनी है। एक तो ये अंतिम शक्तिशाली शासक थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद अंतिम शक्तिशाली शासक अगर देखा जाए तो वो कौन है? वो है यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, अच्छा, एक चीज और जानकारी मिलती है, यज्ञश्री सातकर्णी के समय में सिक्कों का प्रचलन था। उनके द्वारा बनाए गए सिक्के पर किसका चित्र मिलता है दोस्तों? जलयान का चित्र मिलता है। तो 2 बातें, एक तो अंतिम शक्तिशाली शासक थे कौन? यज्ञश्री सातकर्णी। दूसरी बात दोस्तों कि सिक्का जो भी उनके समय का मिला हुआ है उस पर जलयान का चित्र था। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो सबसे अंतिम राजा हुए हैं सातवाहन वंश के, उनका नाम है पुलमावी चतुर्थ। क्या नाम है दोस्तों? पुलमावी चतुर्थ। तो पुलमावी, हमने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में बात किया, यज्ञश्री सातकर्णी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पुलमावी चतुर्थ के बारे में। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यज्ञश्री सातकर्णी में, तो इसको आप जो है एक बार देखिए, शायद ये यज्ञश्री पुलमावी होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप जो है देख के इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, जो अंतिम शासक हैं वो पुलमावी चतुर्थ हैं। उनके बारे में क्या लिखा गया है पढ़िएगा। तो ये तो अंतिम शासक थे, और जब इनका शासनकाल था, तो जैसे ही इनका शासनकाल खत्म हुआ वैसे ही दोस्तों जो हमारा वंश था सातवाहन वंश, वो जो है 4 भागों में बट जाता है। ठीक है, वो 4 भागों में बट जाता है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में आप अध्ययन करिएगा। एक है दोस्तों विदर्भ वाले इलाके में था, जिसका नाम है वकाटक वंश। दूसरा जो है दक्षिणी महाराष्ट्र वाले इलाके में बटा, जिसका नाम पड़ा अभीर वंश। तीसरा जो है आंध्र प्रदेश वाले इलाके में बचा, जो कि इक्ष्वाकु वंश है। और कर्नाटक में जो बचा वो जो है कदम्ब वंश के नाम से है। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जो है अध्ययन नहीं करना है, तो जो है आपको वकाटक वंश के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद वाली वीडियो वकाटक वंश पर ही रहेगी। तो ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सातवाहन वंश के बाद हमें पढ़ना क्या है। तो सातवाहन वंश के बाद इसका विघटन होगा, तो वकाटक वंश, आभीर वंश, इक्ष्वाकु वंश, कदम्ब वंश, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वकाटक वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ दोस्तों, इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि यज्ञश्री सातकर्णी है कि यज्ञश्री पुलमावी है। तो आई हैव नॉट क्लियर, तो एक बार देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। अन्य तथ्य, अदर फैक्ट, इसमें क्या जानकारी लेनी है आपको, तो ध्यान से पढ़िए। अदर फैक्ट में दोस्तों अजंता व एलोरा की गुफाओं का निर्माण मिलता है। किस शासकों द्वारा? सातवाहन के शासकों द्वारा। अब ये निश्चित नहीं पता है कि कौन सा शासक जो है आपका अजंता व एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है, सातवाहन ने चांदी,
तांबे, सीसा, सीसा में सर्वाधिक है, पोटीन और कांसी की मुद्राओं का प्रचलन किया। तो जितने भी सातवाहन शासक थे वो चांदी का, कांसे का और सबसे अधिक किसका सिक्का बनवाते थे? शीशे का सिक्का बनवाते थे। और जो शीशा आता था दोस्तों वो रोम से आता था। तो जो भी सिक्के पर शीशे लगे होते थे वो कहाँ से आते थे? वो रोम से आते थे। तो दूसरा पॉइंट यही है, सिक्कों को बनाने के लिए शीशे जो है वो रोम से लाए जाते थे। तो ये आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब समझिएगा, अन्य तत्व में हमने ये चीज लिखा है कि मात्र तंत्रात्मक का भी ढांचा मिला हुआ है। जैसे मात्र, जैसे होता क्या है, समाज में दो चीजें होती हैं, एक तो समाज मात्र सत्तात्मक होता है या तो समाज पितृ सत्तात्मक होता है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। मात्र सत्तात्मक कैसे पता चलता है? क्योंकि आप देखेंगे जितने भी राजा हैं, जितने मतलब टोटल राजा नहीं, कुछ ऐसे राजा हैं जिनका नाम उनकी माता के नाम से शुरू है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो महिलाएं थी, जो माता लोग थी, उनका जो है ज़्यादा जो है क्या किया जाता था? इज्जत सम्मान किया जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि मात्र तंत्रात्मक का ढांचा जो है थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। पित्रात्मक जो है वंशावली का शासन कैसे पता चलेगा? क्योंकि दोस्तों राजा का बेटा ही राजा बन रहा है यहाँ पर भी। तो इससे ये पता चलता है कि जो राजकीय व्यवस्था होती थी उसको संभालने के लिए पितृसत्तात्मक समाज का व्यवस्था मिलता है। तो आई होप ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों पेज नंबर 14 पे लुसेंट जीके के नोट में आपको लिखा होगा कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। मतलब दक्षिण और उत्तर भारत के बीच जो सातवाहन राज्य था वो बसा हुआ था। तो आई होप क्लियर हो गया। दक्षिण अलग था, उत्तर जो है अलग था, उसके बीच में पूरा जो है आपका सातवाहन जो है शासन था। तो आई होप सातवाहन वंश आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने सातवाहन वंश के बारे में टोटल जानकारी दी। तो वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके ज़रूर बताएं और कमेंट करें कि आपको ऐसे जो है पीडीएफ चाहिए कि नहीं। इसी तरह से डिज़ाइन पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस पर और जो है अच्छे से वर्क कर पाऊँ। और जो भी पीडीएफ बनेगा दोस्तों वो सिस्टम से बनेगा, वो टाइपिंग ऑलरेडी सिस्टम के माध्यम से होगा और उस पर जो है इसी तरह से लोगो वगैरह सारी चीज़ें इसी तरह से रहेंगी। बस वहाँ पे सिस्टम से लिखा हुआ होगा और साथ में दोस्तों चित्र के साथ कि कौन सा राजा है तो उस राजे का चित्र, कौन सा अभिलेख है तो उस अभिलेख का चित्र, इन सारी चीज़ों के साथ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी दोस्तों काफ़ी मेहनत लग रही है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग जो है सपोर्ट और प्यार दे रहे होंगे। तो जितने भी आपके दोस्त हैं सबके साथ शेयर करिए ताकि जो है वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।